दोस्तों जय हिंद। 17 मार्च की रात को ही खबर आती है कि नागपुर शहर जल उठा है। वो शहर जिसे बाबा ताजुद्दीन की नगरी कहा जाता है, वो शहर जिसे खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर कहा जाता है, गृहनगर कहा जाता है, वो नागपुर जिसे आरएसएस का हेडक्वार्टर कहा जाता है, वो नागपुर जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान कहा जाता है, वो नागपुर जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहाँ से वो सांसद हैं। पर सवाल यह है कि यह हिंसा क्यों हुई। इल्जाम लगाया जा रहा है कि नागपुर शहर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने एक अस्थायी कब्र बनाया, यानी आरजी कब्र बनाया, डिजाइन बनाया, जैसा पुतला बनाया जाता है उसी तरह से एक नकली कब्र बनाई गई। उस कब्र को बनाने के लिए इन लोगों ने दो चीजों का इस्तेमाल किया, चादर का इस्तेमाल किया और औरंगजेब की पेंटिंग वाली पोस्टर का इस्तेमाल किया गया। उस पोस्टर को चादर के ऊपर रखकर उसको आग लगाया गया और यह इल्जाम लगाया जाता है कि औरंगजेब की पोस्टर को जिस चादर के ऊपर रखकर जलाया गया या जिस चादर को जला दिया गया, उस चादर पर अहलुल बैत के नाम भी लिखे हुए थे और कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई थीं, जिसके बाद शहर में हिंसा भड़क उठी। ये नागपुर पुलिस का कहना है कि अफवाह फैला दी गई कि कुरान शरीफ जला दिया गया, लेकिन सत्ता प्रशासन सिस्टम को शायद अपनी जिहालत पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि कुरान शरीफ किसी किताब का नाम नहीं है। कुरान शरीफ उन आयतों को भी कहा जाता है जो आयतें कुरान शरीफ से ताल्लुक रखती हैं। चादर में कुरान शरीफ की आयतें लिखी थीं या नहीं लिखी थीं, ये जांच का विषय है। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर इस तरह की हरकत की जानी थी तो खुफिया इनपुट क्या कर रहा था, एलआईयू क्या कर रहा था, सीआईडी के इनपुट क्या थे, खुफिया जानकारी क्या नहीं थी? क्या इसे सत्ता और सिस्टम का फेलियर माना जाए? ऐसा नहीं है। सब कुछ खुलकर के हो रहा था और बहुत पहले से हो रहा था। कई हफ्तों से प्री प्लान तरीके से इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा था कि जो औरंगजेब के समर्थक हैं वो देशद्रोही हैं, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कई दिनों से ये प्लानिंग बनाई जा रही थी और ये एजेंडा चलाया जा रहा था कि औरंगजेब की कब्र को औरंगाबाद से हटाया जाना चाहिए और हटा देना चाहिए। अगर किसी ने नहीं हटाया तो उसे खुद हम ही हटा देंगे। और ये बातें कहने वाले कोई और नहीं है, बहुत बड़े बड़े देशभक्त राष्ट्रवादी संगठन जो हैं, जो धर्म के नाम पर आग उगलते हैं, जहर फैलाते हैं, उन संगठनों में दो ऐसे संगठन हैं जिनको चरमपंथी समझा जा सकता है। उनमें से एक विश्व हिंदू परिषद है और इसी का एक यूथ विंग है जिसे बजरंग दल कहते हैं। बजरंग दल और आरएसएस ने पहले से ही अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया तो हम उसे खुद हटा देंगे, तोड़ देंगे और ये हम वैसा ही काम करेंगे जैसा हमने बाबरी मस्जिद के वक्त में किया था। पर सवाल ये होता है कि कानून को अपने हाथ में लेने की चुनौती देने वाला बजरंग दल और वीएचपी कितना बड़ा संगठन है, जिसके आगे नागपुर की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस, यहां तक कि पूरा सत्ता और सिस्टम सब कोई नतमस्तक है। आखिर ये कितने पावरफुल हैं? या फिर ये कहा जाए कि यही सरकार चला रहे हैं, क्योंकि जब लोगों को फाड़ देने की धमकी दी जाए बाकायदा एक मुख्यमंत्री के जरिए, तो आप इसे कौन सी भाषा का नाम देंगे? औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन करने वालों को फाड़ कर रख देंगे, ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं और अब वो शांति की अपील कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि आग लगाने की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने की थी। मुख्यमंत्री ने इस तरह के पहले ही बयान जारी किए थे जिससे सांप्रदायिकता भड़क सकती थी। तो क्या ऐसा ना माना जाए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही इस हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं? खैर, ये बातें अलग है, बहस का विषय है कि आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस तरह का माहौल पहले से ही क्यों बना रहे थे और अगर अब हिंसा हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो शांति की अपील कर रहे हैं? वो अफवाह करार दे रहे हैं बहुत सी चीजों को कि कुरान शरीफ जलाया गया? पर यह उनकी नासमझी है। जांच का विषय है कि चादर पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी या नहीं। पर यह सवाल उठता है कि एक तरफा गिरफ्तारियां की जो खबर आ रही हैं, ऐसा क्यों? अगर गिरफ्तार करना है तो उसमें बताए सत्ता, सिस्टम, पुलिस की, बजरंग दल और वीएचपी आरएसएस के लोगों को कितना गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार नहीं किया गया तो आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई गई थी, जिस तरह से सियासत को तेज कर दिया गया था, पुणे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने सोमवार को ही
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर बेहद हमलावर नजर आए। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि छत्रपति संभाजी नगर, जिसका असल नाम औरंगाबाद है, उस छत्रपति शिवाजी नगर में कब्र को हटाने के लिए फौरन कदम उठाया जाए, और अगर नहीं उठाया गया तो ये काम हम खुद ही कर देंगे। लिहाजा औरंगजेब की कब्र के आसपास बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया ताकि कब्र के पास कोई न जा सके। पर यह सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आखिर क्यों कहना पड़ा था कि अगर किसी ने औरंगजेब की कब्र की महिमा मंडन किया तो उसे फाड़ कर रख देंगे। और ये फाड़ कर रखना कौन सी भाषा है? क्या इसे हिंसा भड़काने वाली भाषा ना कहा जाए? क्या इसे सामने वाले की हत्या के लिए चेतावनी देने का भाषा ना कहा जाए? क्या इसे एक आपराधिक भाषा ना कहा जाए? खैर, जब सत्ता, सिस्टम, प्रशासन इस तरह की भाषाओं को सुनने का आदी हो चुका है तो फिर इसे अपराध नहीं, एक सामान्य घटना कही जानी चाहिए। जानकारी के मुताबिक उग्र भीड़ ने करीब 25 बाइकों और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 17 लोगों को हिरासत में लिया है और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि प्लानिंग के साथ की गई है हिंसा, उपद्रवियों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन मीडिया में जब आप इनके इंटरव्यू सुनेंगे तो ये क्या क्या कहते हैं कि उसने औरंगजेब ने जो संभाजी हैं उनके साथ क्या क्या किया, उनकी जबानें खींच ली, उनकी चमड़ी उधेड़ ली, उनके सर को काट दिया। इस तरह का कारनामा करने वालों और उनके समर्थकों को हम बख्शेंगे नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो खूब कर रहे थे। खैर, पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि औरंगजेब की कब्र खोदने के नाम पर इतने दिनों से बवाल कौन मचा रहा था? आपके मुख्यमंत्री भी कब्र खोदने की वकालत क्यों कर रहे थे? बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी की तरफ से तनाव का माहौल क्यों बनाया जा रहा था? इसकी प्लानिंग कौन कर रहा था? किन नेताओं के इशारे पर कब्र खोदने की बात करने वाले उत्पादी दस्तों को उकसाया जा रहा था? आज अगर हिंसा भड़की और कल अगर दंगे होंगे तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे घटना के सूत्रधार माने जाएंगे। जिस तरह से उनके बयान आए और जिस तरह से उनके नेताओं के, खासकर भाजपा के नेताओं के बयान आते गए, उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर औरंगजेब को 300 साल के बाद याद क्यों किया जा रहा है? औरंगजेब की कब्र को हटाने के बाद आखिर कौन सी कामयाबी मिल जाएगी? जब औरंगजेब की कब्र को खुद मराठा सम्राटों ने नहीं हटाया, मराठा राजाओं ने नहीं हटाया, तो फिर औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए ऐसे 2 टके के नेता क्यों बयानबाजी कर रहे हैं जिनकी पहचान आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू विश्व परिषद के नाम से मशहूर है? ऐसे हुड़दंगियों, आतंकियों के खिलाफ आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? खैर, बातें तमाम अलग तरह से। सांसद हैं कुंवर दानिश अली, ये लिखते हैं कि नागपुर जल गया, सांप्रदायिक शक्तियां फिर कामयाब हुई, देश मंदी, बेरोजगारी और महंगाई से तड़प रहा है, लेकिन इनका काम हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और दंगे कराओ। हमारा पहला ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक ऐसी बातें करते हैं कि अपने ही देश में आग लग जाए। पत्रकार है नरेंद्र नाथ मिश्रा, वो लिखते हैं कि शेयर बाजार मंदी की आहट दे रहा है। बेंगलोर में आईटी कंपनी में बड़े पैमाने पर हुई छटनी के बाद घरों के किराए कम होने लगे हैं, नौकरी की कमी है, लेकिन हम व्यस्त हैं औरंगजेब में। क्या इससे विकसित भारत का रास्ता निकलेगा? खैर, इतिहास है और इतिहास को चाहे कितना ही तोड़ मरोड़ लिया जाए, उसमें बदलाव कर लिया जाए, लेकिन इतिहास बदलता नहीं है, भले ही आप किताबों में कुछ भी बदल दें। लेकिन यह सोचना चाहिए कि अगर इतिहास का जिक्र करेंगे तो इतिहास में औरंगजेब ने क्या किया ये बातें भूल जाइए। इतिहास में यह भी दर्ज है कि माफी वीरों ने क्या किया। इतिहास में यह भी दर्ज है कि जब देश की आजादी के लिए हमारे बाप दादा परदादा अपनी पीठ छिलवा रहे थे, फांसी के फंदे चूम रहे थे, उस वक्त देश में अराजकता कौन फैला रहा था? उस वक्त अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए कौन मुहिम चला रहा था? उस वक्त पेंशन पाने के लिए कौन बेताब हो रहा था? उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी कौन कर रहा था? उस वक्त क्रांतिकारियों के खिलाफ मुहिम कौन चला रहा था? उस वक्त अंग्रेजों के लिए जासूसी कौन कर रहा था? मुखबिरी कौन कर रहा था? अंग्रेजों के तलवे कौन चाट रहा था? ये भी इतिहास में दर्ज है और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये 70 साल पहले जिस तरह के कारनामे आरएसएस ने किए थे,
ये वो इतिहास है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे इतिहास के पन्नों से भले मिटा दिया जाए लेकिन लोगों की यादों से नहीं मिटाया जा सकता। खैर, नरेंद्र मोदी जी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे और ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, भाजपा के ही सांसद हैं प्रदीप पुरोहित। और इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है, क्या ये उनकी महानता का अपमान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का यही मतलब माना जाएगा, यही मतलब निकाला जाएगा कि आप शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। खैर, मोदी जी के क्या है, मोदी जी को देवी देवता और भगवान बताने वालों की भी कमी नहीं है। और वो कौन थे जिन लोगों ने इनको भगवान बताया, देवी देवता बताया, अवतार बताया? इसका 100 में एक मतलब यही था कि आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, इसका मतलब भगवान की आलोचना कर रहे हैं। पत्रकार हैं रिजवान हैदर, वो लिखते हैं छावा फिल्म के निर्माता को आज ठंडक मिल गई होगी। नागपुर 2 समुदायों के बीच आग जो लगवा दी। नागपुर में हिंसा के जिम्मेदार सीधे तौर पर विक्की कौशल और छावा फिल्म के निर्माता हैं। जरा सोचिए कैसे अंधभक्त हैं जो मूवी देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। बात सही है। जिस तरीके से हमने देखा कि सिनेमा को देखने के बाद, छावा फिल्म देखने के बाद लोग पागल हुए जा रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि किसी मनोविकार से ग्रस्त हैं, अपने आप को बिल्कुल बेचैन कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे और लग रहा था कि उनके दिलो दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो रो रहे थे, अपनी छाती पीट रहे थे। ऐसे हम माहौल में ये सवाल उठता है कि आखिर फिल्मों के जरिए देश को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, और देश में क्या फिल्मों के जरिए ही इतिहास पढ़ाया जाएगा? तो उस इतिहास को क्या कहेंगे जो लाइब्रेरी की शक्ल में मौजूद है, जो किताबों की शक्ल में मौजूद हैं, जो इतिहासकार हमारे देश में मौजूद हैं? क्या उन सबको हत्या कर देनी चाहिए? ये सवाल बहुत बड़ा है। खैर, अब हिंसा हो चुकी है, नागपुर शहर पर दाग लग चुका है, लेकिन ये सवाल उठता है कि जो लोग कार सेवा के नाम पे औरंगजेब की कब्र तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, या आखिर कार सेवा क्या है? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकियों की भीड़ ने अपने इस करतूत को कार सेवा का नाम दिया, और जब इस कार सेवा को नाम दिया तो उनके खिलाफ आज भी सत्ता पुलिस प्रशासन के जरिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा सका। मुकदमे दर्ज हुए, तमाम केस चले, लेकिन अंजाम कुछ नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद खुद ही अपने आप गिर गई, और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले सब के सब ऊपर से टपके थे, वो दैवीय रूप से आसमान से आए थे, इसलिए उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अगर ढंग से कार्रवाई हो गई होती तो आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जमूरे कार सेवा करने के लिए इतना बेताब ना हो रहे होते। इनकी नस्लें याद रखती अगर ढंग से कार्रवाई हो गई होती। पर सत्ता, प्रशासन, सिस्टम सबको जवाबदेह ठहराने के लिए इतना तो सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि साहब, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।